स्तर पर दो बड़ी बैठकों का, एक बैठक शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हो रही है, दूसरी बैठक ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की हो रही है। और दोनों बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान वॉर पर टिकी हुई हैं। तो क्या दोनों बैठकों का नतीजा कुछ ऐसा निकलेगा कि 75 दिन से चल रहा है ईरान वॉर खत्म होता हुआ दिखेगा? हम लोग अब तक चर्चा किए ब्रेक से पहले कि चाइना में जो बैठक चल रही है उसका क्या आउटकम निकल सकता है और इसको कैसे देखा जाए। अब ब्रिक्स को लेके पूछे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ब्रिक्स भारत में हो रहा है, भारत अब तक इस युद्ध से एक दूरी बना के रखे हुए या फिर कहें कि तटस्थ बनकर खड़ा है, लेकिन असर तो भारत पर भी पड़ रहा है और सबसे ज्यादा जिन देशों पर पड़ रहा है वो भारत है। तो यहां पर भारत की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, शुरू से ही जब एक तरह से 6 और सदस्य जोड़े गए ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स को ऊर्जा के नजरिए से भी एक बहुत प्रभावी गुट माना जाने लगा, क्योंकि उसमें सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई शामिल हुए, जो सबसे बड़े निर्यातक हैं एक तरह से। और भारत और चीन पहले ही हैं जो सबसे बड़े आयातक हैं ऊर्जा के। तो ऊर्जा की जो रणनीति या राजनीति इस गुट में थी, वो पहले से ही प्रभावी थी। ईरान युद्ध तो बाद में हुआ उसके। दो चीजें इसमें देखना जरूरी है कि हम चीन की इससे पहले बात कर रहे थे। चीन इस बैठक में अपना बीजिंग से कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेज रहा। वहां के जो यहाँ दिल्ली में राजदूत हैं, शू फई होंग, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बैठक में चीन का। तो एक तरह से चीन के रुझान में साफ नजर आता है कि जब दो बड़े देश जो दुनिया की 40% जीडीपी रखते हैं, $30 ट्रिलियन अमेरिका का, $20 ट्रिलियन चीन का, तो जब उनकी बातचीत होती है तो ब्रिक्स या भारत उसमें कितना ज्यादा अहमियत रखता है, ये इसकी तरफ सीधा संकेत करता है। चीन के आने से हो सकता है कि ईरान पर जो समझ बनाने की कोशिश है उसमें थोड़ी सी और सहायता मिल सकती थी, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री लावरोव दिल्ली में हैं। यदि वांग यी भी दिल्ली में होते तो शायद, क्योंकि वो दोनों प्रभावी नेता हैं, प्रभावी देशों से आते हैं, तो ब्रिक्स के सम्मेलन में तालमेल बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें सहायता मिल सकती थी। क्योंकि दो जो सदस्य हैं, यूएई और ईरान, वो युद्ध में अलग अपोजिट डायरेक्शंस में है। यूएई पर ईरान ने हमला किया है, तो यूएई से कोई भी बात पर और दोनों सदस्य कोई एकमत नहीं हो पाएंगे। आपने कहा कि ईरान शुरू से ही, और अब विदेश मंत्री ने भी आज दिल्ली, अब्बास अरागची ने कहा कि ब्रिक्स के मंच से अमेरिका की और इजराइल की आलोचना होनी चाहिए। पर यह तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जब तक सदस्य रहेंगे यूएई या उसमें शामिल रहेंगे सऊदी अरेबिया, तो इस तरह की कोई संयुक्त मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट आ सकती है इस तरह से। तो एक जो जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले महीने उप विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी ब्रिक्स की, तब भी कोई सहमत नहीं, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं बन पाया। चेयरमैन की एक स्टेटमेंट हुई, शायद उसी तरह का फिर से ये हाल होगा। पर यह भी समझना जरूरी है कि ब्रिक्स में भी, जैसे हसीजा कह रही थी पहले, कि बीजिंग की समिट में केवल ईरानी मुद्दा नहीं है, ठीक ब्रिक्स में भी केवल ईरानी मुद्दा नहीं है। ब्रिक्स में और कई तरह के मंच हैं, फोरम हैं, तो थिंक टैंक को लेकर हो, चाहे वो समाचार पत्रों को लेकर हो, और अलग अलग तरह के जो मंच है वो लगातार वो भी काम कर रहे हैं। पर शायद ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित एक ही बात पर है कि ब्रिक्स ईरान पर क्या कहना चाहता है या ईरान पर क्या कर सकता है। उसमें जो भारत की एक नई रणनीति है सामने आई है, वो ये कि आज शायद इन विदेश मंत्रियों की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से होगी, जिसमें अब्बास अरागची को एक अवसर मिलेगा भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का। और ठीक उसके बाद जो बदलाव भारत के विदेश प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में आया है कि वो अब विदेश यात्रा की शुरुआत वो यूएई में एक पड़ाव रखेंगे उसका। तो क्योंकि यूएई से तालमेल बनाना जरूरी है ब्रिक्स में, ताकि ब्रिक्स की जो विदेश मंत्रियों की सोच है वो शिखर सम्मेलन तक ले जाई जा सके। तो भारत अपनी तरह से पूरी तरह से परोक्ष रूप से कोशिश कर रहा है कि ईरान के युद्ध में जो युद्ध विराम है उसको शांति वार्ता की ओर आगे ले जाया जा सके। पर चीन का इस ब्रिक्स के सम्मेलन में विदेश मंत्री स्तर पर शामिल न होना, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन यही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप आज बीजिंग में है, पर ये वांग यी का दिल्ली में ना होना मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो अवसर है
उसको कमजोर हाँ, वो करता है अवसर कि को कम किस तरह से कम तालमेल कर हाँ, कम से कम कम करता है। नरेश कौशिक साहब आपके परोक्ष पास, हाँ भाषा में ही कोई सहमति हो हाँ, सकता है। नरेश कौशिक साहब आपके पास आऊंगा मैम, लेकिन वीना सिकरी मैम एक सवाल आपसे पहले पूछ लूं कि इसमें ईरान ने आने के साथ ही इस पूरे ब्रिक्स की बैठक में सबसे ज़्यादा मुद्दा जोर शोर से उठाया यूएस और इजरायल की तरफ से किए गए हमले का, जो जाहिर तौर पर था। ईरान पीड़ित है तो अपनी बातों को यहाँ पे उठा रहा है, और लेकिन साथ साथ ईरान ने यूएई को भी निशाने पर लिया और कहा कि यूएई जो है सो इजरायल का एजेंट है, वो इजरायल के सपोर्ट से सारा काम कर रहा है, और प्रधानमंत्री यूएई भी जाने वाले हैं और यूएई भी इस बैठक का हिस्सा है। इसको कैसे देखा जाए इस समीकरण को? देखिए, ये ब्रिक्स की जो बैठक हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और भारत के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, मल्टी अलाइनमेंट की, ये पूरे तरीके से दिखाता है। क्योंकि हम सारे देशों से बात करने को तैयार हैं। यूएई हो, ईरान हो, रशिया भी है, सेर्गेई लावरोव आए हुए हैं, खुद आए हुए हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण फॉरेन मिनिस्टर हैं। सबसे बातचीत करके कोई ना कोई वर्डिंग जरूर निकलेगी जिससे कोई भी देश से इनकार ना करे, लेकिन फिर भी युद्ध विराम की तरफ की युद्ध विराम रहे और नेवल ब्लॉकेड हट जाए, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड इन इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ, और वो भी लोगों को सोचना चाहिए कि नेवल ब्लॉकेड ऐसी किसी देश का करना, ये तो लगातार नहीं रह सकता। तो आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक मौका है कि जो विदेश मंत्री अलग अलग ग्रुप के आए हैं, यूएई जैसे आपने कहा, वो भी हैं, इजराइल के पार्टनर हैं, और रशिया भी है जो ईरान की मदद कर रहा है, ईरान खुद है यहाँ पे, चीन आए ना आए ये तो इसमें कुछ मेरा ख्याल, आई डोंट अटैच मच इंपॉर्टेंस, बिकॉज चीन कभी नहीं आता है जब वो सोचते हैं कि भारत इज द चेयरपर्सन ऑफ सब, फोकस भारत पे होगा तो वो हमेशा अपने आप को किसी तरीके से निकाल देते हैं रास्ते से। तो मेरा ख्याल है कि फाइनेंसिंग के ऊपर भी जो यूज ऑफ लोकल करेंसीज, जो इस मुद्दे पे बात होगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यूएई ने ओपेक्स को भी छोड़ दिया है, यूएई ओपेक्स से निकल गया, तो पूरे तरीके से हम देखें कि इकोनॉमिक मैटर्स पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे एक बहुत महत्वपूर्ण फोकस होगा। और जो सब लोग ईरान को समझाएंगे कि देखिए, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को आप खोलिए, तो अगर ईरान इस पे अग्री हो गया कि वो उस पे अपना जो अथॉरिटी बना रहे हैं वो इम्पोज नहीं करेंगे, टोल टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर इन चीजों पे वो सहमत हुआ, तो फिर अमेरिका पे हम कह सकते हैं कि आप नेवल ब्लॉकेट अपना हटाइए, ताकि ये तो कम से कम स्टेट ऑफ खुल जाए पूरी तरीके से। तो ये भी एक मौका है कि हम ईरान को ये कह सकते हैं कि देखिए, आप अपने तरफ से बिल्कुल ना इंसिस्ट कीजिए कि ये आप इस पे कोई भी अथॉरिटी चलाएंगे, अथॉरिटी बनाएंगे और टोल टैक्स लगाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और अगर आप, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया वीना सिकरी मैम, कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत यहाँ पर ये कहे कि ईरान को मना ले कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, हम सब बहुत यहाँ परेशान हैं, और फिर यूएस के ऊपर ये हो कि आप अपना भी नाकेबंदी जो की है वहाँ पे हटा दीजिए। नरेश कौशिक साहब, इस तरीके से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर कहें कि संभावना आपको दिख रही है इस ब्रिक्स की बैठक में? एक सवाल और जो वीना सिकरी मैम ने उठाया, उस पर आप आगे आऊंगा, करेंसी को लेकर। ब्रिक्स करेंसी की जब बात हुई थी तो यूएस बड़ा नाराज हो रहा था कि हमारे डॉलर को तुम लोग कमजोर करना चाहते हो और हमारी अपनी करेंसी बनाना चाहते हो। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इस मुद्दे का जवाब दीजिए पहले, नरेश कौशिक साहब। मुझे दरअसल मेरी राय थोड़ी सी इसमें भिन्न है। मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कह रहे थे उससे मैं ज्यादा सहमत हूं, इसलिए कि चीन के लिए, चीन के ये हित में होता कि वो अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को भारत भेजता, और जैसी उसने, मुझे लगता है कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस्ट वाली बात हो गई, अवसर उन्होंने खो दिया। पिछले साल उन्होंने जो है, चीन के पास में बहुत अच्छा मौका था कि जब ट्रंप जो है भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहे थे, तब चीन भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे कर सकता था, लेकिन उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से मदद की, वो उन्होंने वो मौका खो दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको ईरान से सीखना चाहिए। ईरान ने इस समय जो किया है कि वो तो यूएई से नाराज है, वो इस बात से भी नाराज है कि भारत, यूएई और इजराइल एक धुरी बनता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद ईरान ने अपने विदेश मंत्री को ब्रिक्स की बैठक में भेजा,
और इससे ये पता चलता है कि ईरान इन चीजों को कितना गंभीरता से लेता है। और भारत जो है इस बारे में कोशिश ये करता है कि देखिए, यूएई कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पर एक धुरी, जैसा कि मैंने कहा, एक बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इजराइल के अभी एक खबर आई है, कल से चल रही है, बहुत इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है भारत में, कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है एक दिन के लिए सीक्रेटली यूएई आए थे। इसी तरह से यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे, हालांकि वो सीक्रेट नहीं था। तो इससे ये लगता है कि ये देश अपने हितों के लिए आगे आते हैं, और इस तरह जैसे भारत अपनी तरफ से ये जानते हुए कि ईरान उनके एक नजदीकी दोस्त यूएई पर हमला कर रहा है, इसके बावजूद ईरान के साथ भारत संबंध अच्छे रखे हुए है। बावजूद इसके कि सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट है, भारत सऊदी अरब के साथ संबंध अच्छे रखे हुए है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं कि चीन को ये सोचना चाहिए कि भारत जैसी ताकत को उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए, अगर उसे अमेरिका के साथ में वाकई मुकाबला करना है। नहीं तो उसको लगेगा कि वो तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीन को लगता है कि बहुत ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, अब तो उसने सब कुछ जीत लिया है, बावजूद इसके कि चीन की अर्थव्यवस्था की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर बर्थ रेट बहुत तेजी से गिर रहा है, 3 साल तक लगातार वहां बर्थ रेट गिर रहा है। इसी तरह से वहां पर जो उनकी जो इकोनॉमी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, बहुत सारे देश चीन से नाराज हैं। सिर्फ अमेरिका से ही नाराज नहीं है, चीन से भी नाराज हैं, क्योंकि चीन की खासकर अफ्रीका में एक बिल्कुल औपनिवेशिक तरीके से उनका व्यवहार है। यहां तक कि पाकिस्तान में चीन के को लेकर विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि चीन काफी समय से चाहता है कि वहां पर उनके सैनिक उनके लोगों की हिफाजत करें जी। और पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन की इस नीति का विरोध है। तो ऐसे समय मैं समझता हूं कि चीन को थोड़ी सी बड़प्पन दिखाना चाहिए था, जो उसने नहीं दिखाया, और मुझे लगता है कि नहीं वो दिखाया, अपने और एक पांव बड़ा, पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कुल्हाड़ी मारा है, एक बड़ा मौका यहाँ से हाथ से जाने दिया है। कौल साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल लेकर के मैं चाहूँगा कि नम्रता हसीजा मैम आप इस पे जवाब दें कि इस ब्रिक्स को लेकर के सबकी निगाहें इस बात पे टिकी थी कि जो ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात की जा रही थी, कि अपने देशों के सदस्य देशों की करेंसी होगी जिसमें हम लोग कारोबार करेंगे, और इसको अमेरिका के डॉलर के अगेंस्ट माना जा रहा था। अब लगता है कि ऐसे माहौल में भारत जो होस्ट कर रहा है इस ब्रिक्स देशों का, ऐसा कुछ कदम उठाएंगे या फिर ऐसा कुछ संकेत देंगे, या फिर ऐसा भी बोल दें कि नहीं, ये ब्रिक्स करेंसी को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं हम लोग? लक्ष्मण जी, देखिए, आई थिंक भारत ने तो पहले ही हम लोगों ने पहले भी इस चीज से मना किया था, ब्रिक्स की करेंसी से। और जैसे कि सब लोग बात कर रहे हैं कि भारत अपने बारे में पहले सोचेगा जो हमारे हित में है। और यहाँ पे बस मैं दो चीजें मतलब कहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पहली बात ये कि हमें जो टेक्नोलॉजी या जो हम अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं चाइना को देखते हुए, और यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, वहाँ पे इसराइल हमारे लिए काफी जरूरी है, वहाँ पे अमेरिका भी हमारे लिए जरूरी है, वहाँ पे फ्रांस और ये सब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी हमारे लिए जरूरी हैं। तो हमें वो सब भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम पहले अपने बारे में सोचें। सही बात है। तो ये ब्रिक्स की जो करेंसी है, ये हमने पहले भी मना किया है। मुझे नहीं लगता हम इस बार भी इस पे हाँ बोलेंगे या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सबने यही बोला है कि हम, नरेश जी ने भी बोला है और अम्बेसडर सीकरी ने भी यही बोला है कि हम सबसे अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, वो अपने हित के लिए। तो हमें इसराइल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम वहां से बहुत, हमारा भी वहां से काफी आर्म्स एंड आर्मामेंट्स की डीलिंग हो रही है। हमें यूएस से भी हमने को डेवलपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन की काफी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बात करें, क्योंकि देखिए जो टेक हमें यहाँ से मिल सकता है वो अब उतना रशिया से नहीं मिल सकता। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जब हम एससीओ का हिस्सा बने थे और जब ब्रिक्स का हिस्सा बने थे, वो बहुत हद तक रशिया की वजह से बने थे, ठीक है। अब चाइना और रशिया के जो इस तरह से जो इस समय संबंध हैं,
और मुझे हमेशा इस चीज का, ये मैंने पहले भी हाईलाइट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक ऐसा टाइम ना आए जब रशिया इतना डिपेंडेंट हो जाए चाइना पे, जबकि चीन उसे बताने लगे कि किस तरीके से उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बनानी है, और तब भारत की जो डिपेंडेंसी पहले रशिया पे थी हमारे मिलिट्री हार्डवेयर को लेके, वो उतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजों को मुझे लगता है मद्देनजर रखते हुए, जो एक करेंसी की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मतलब मीटिंग में भी वो होगा, कोई यहाँ पे चीजें निकल कर आएंगी। धीरज कौल साहब, ब्रिक्स की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ट्रम्प साहब चाइना पहुंचे हुए हैं और चाइना भी इसका मेंबर है, और इस बैठक पर भी नजर होगी यूएस की। जी हाँ, बिल्कुल क्लोज नज़र है। और मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये चाइना को काइंड ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी अर्लियर, जिसको उन्होंने नहीं पकड़ा। और चाइना का अगर आप अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं क्विकली समराइज करके उनकी सिचुएशन बता देता हूँ आपको। उनकी जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% ग्रो कर रही है। मेन पैसा चाइना में एक्सपोर्ट से आ रहा है, ईवी बैटरीज और सोलर, वो उनके मेन कोर इश्यूज हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इस वजह से इकोनॉमी चल रही है, और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें रोबोटिक्स, एआई पे वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत ही बड़ी वीकनेस के थ्रू गुजर रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर बहुत बड़े खराब लोन दिए जा चुके हैं जो कि डिफॉल्ट में हैं, और मेजर बैंक्स बैक्ड जो लोन्स हैं वो राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है रियल एस्टेट और गवर्नमेंट के। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका डेप्थ भी बढ़ता जा रहा है, और चाइना इस टाइम डिफ्लेशनरी प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, जिसमें लो इन्फ्लेशन होती है और वो भी कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी इस टाइम एक सेवर चाहिए, बिकॉज इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री, और पूरी डाटा वहां से फिल्टर होके आता है। हमें पता है ट्रांसपेरेंसी वहां पे है नहीं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी बहुत इस टाइम पेन है। लेकिन भारत के मुद्दे से, जैसे कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली बात बोली, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और महिंद्रा जी का भी मैंने सुना कि अभी इमीडिएट थोड़ी सी पेन दिख रही है अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। तो लोगों को डेफिनेटली उनकी एडवाइस बिल्कुल सुननी चाहिए इस टाइम कंजम्पशन। लेकिन अनफॉर्चुनेट, आप तो फाइनेंशियल चैनल हैं, आप इस बात को जानते हैं, जब हम डिमांड को स्लो करते हैं तो ओवरऑल दैट्स नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन इन कंडीशंस के अंदर आई थिंक बड़ा सोच समझ के यू शुड बी वॉकिंग थिन आइस। और मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि कोई ब्रिक्स करेंसी आएगी। वर्ल्ड ऑलमोस्ट स्टैगफ्लेशन के थ्रू गुजरने वाला है। इस स्थिति के अंदर इस टाइम एक्सपेरिमेंट करना करेंसीज के साथ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई समझदारी होगी। बिटकॉइन का हाल आपने ऑलरेडी देख लिया किस तरफ से गिर रहा है, वो भी अभी हमने जो बिग बायर्स हैं उनके लेवल्स पे जो 75,000 से 85,000 के बीच में, वो आपको अगले 2-3 महीने तक घूमता दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वर्ल्ड इज प्लेइंग वेरी कॉशियस गेम राइट नाउ, और इस टाइम बहुत ज्यादा हमें सतर्क रह के आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपेक्षा ना रखें। शो का समय चूंकि यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।